नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जहां एक तरफ देश का विपक्ष इस समय संसद को ना चलने देने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है, उन षड्यंत्रों को धता बताते हुए मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और एक के बाद एक संसद के हर सत्र में देश के हित में महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। कानून नए बनाए जा रहे हैं, देश के विकास के लिए जो भी जरूरी है संसद में काम हो रहा है। असल में विपक्ष सोचता है कि वो मोदी को घेर सकेगा और एक नैरेटिव चलाएगा कि देखिए हम संसद में काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है और मोदी तानाशाह है। लेकिन मोदी जी ने भी जो रणनीति तैयार की उसके तहत एक एक करके वो वहां जो सांसद हल्ला करने वाले हैं उनको सस्पेंड कर रहे हैं और उनको सदन से बाहर कर दे रहे हैं। जो मोदी सरकार को काम करना है वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अमित शाह ने धमाका कर दिया, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को परिवर्तन करके और एक बड़ा कानून ऐसा पास कर दिया जिसको लेकर विपक्ष वाले तो अवाक हैं कि करें तो क्या करें और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सस्पेंड हैं। और यह फैसला है चुनाव आयुक्त को लेकर। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और विपक्षी पार्टी ये कह रही थी कि देखिए जी, इस पर जो है विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करे। अभी तक क्योंकि मोदी सरकार के आने के पहले इस पर कोई कानून नहीं था और केंद्र सरकार जिसकी होती थी वो अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देता था, राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेजे जाते थे और सरकार अपने तरीके से चयन करती थी। मोदी सरकार आई तो इस पर विचार किया गया कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है, इस पर कोई कानून बनना चाहिए। अब कानून नहीं था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते ही हैं जब PIL डल जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कोई ना कोई फैसला देगा। हालांकि उस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जब तक केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं है हम एक व्यवस्था देते हैं। और क्या व्यवस्था दी गई? उस व्यवस्था में फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब भी कभी देश का मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की तैनाती हो, नियुक्ति हो, उस मामले में एक 3 लोगों का पैनल बनेगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक सदस्य प्रधानमंत्री होंगे और एक नेता विपक्ष होगा। यानी 3 लोग मिलकर के कोई फैसला करेंगे। अब ऐसे में आप समझिए, सरकार भले ही मोदी की हो और अगर ये फैसला इंप्लीमेंट करता है कि CJI, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री, ये 3 लोग चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो यह संभव है कि विपक्षी पार्टी से अगर CJI मिल जाए, उन दोनों की सहमति हो जाए, तो सरकार भले ही किसकी हो, वो वाला जो डायलॉग है कि सिस्टम हमारा है। इसी तरह से कांग्रेस अपना काम चलाना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने फैसला करवाया था, लेकिन अमित शाह ने इस फैसले को पलटते हुए इस पर कानून बना दिया। और अब जो कानून बनाया है उस कानून में आपको बता दें कि यह तय कर दिया गया है कि अब इसके अंदर CJI का कोई रोल नहीं रहेगा। 3 लोगों का पैनल अभी भी है और इस 3 लोगों के पैनल में एक रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, एक इसमें रहेंगे नेता विपक्ष और तीसरे होंगे इसमें कैबिनेट मंत्री जिनका नॉमिनेशन वो करेंगे प्रधानमंत्री। 3 लोगों का पैनल मिलकर के तय करेगा कि देश का जो चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो कौन होगा। 3 लोगों का पैनल तय करेगा और जैसे ही ये फैसला हुआ है, और आपको बता दें राज्यसभा से तो पहले ही पास हो चुका, ये 12 दिसंबर को राज्यसभा में पास हो गया था, अब ये लोकसभा से पास हो गया। और जब ये पास हो गया तो ये विपक्षी जो हैं, अब जो सोच रहे थे अपने को 30 मार खा के साहब देखिए हमने संसद नहीं चलने दी, ये जो फुस्सी बम चलाया गया था ना धुएं का, ये सोच रहे थे इस धुएं के बम को चलवा कर हम कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करेंगे और संसद चलने नहीं देंगे, ये सारे कानून लटकते रह जाएंगे और हमारी जैसे चलती आई है चलती रहेगी। 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें चुनाव आयुक्त हम अपने हिसाब से नियुक्त करा देंगे और फिर अपनी मनमर्जी चला सकेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों की एक भी चाल नहीं चली। सरकार ने कानून बनाया और दोनों सदनों में पास कर दिया। अब ये राष्ट्रपति के पास जाना है हस्ताक्षर के लिए। लगभग 1 सप्ताह में अब ये कानून बन जाएगा और मोदी के पास वो पावर आ जाएगी कि वो जिस भी बड़े IAS अधिकारी को चाहेंगे वो इस देश का चुनाव आयुक्त होगा। ये बड़ा झटका विपक्ष को लगा है। इसके साथ ही आपको पता ही है कि जिस तरह से अमित शाह ने CRPC और IPC एक्ट में बदलाव किया है और उसको भारतीय दंड संहिता नाम दिया है, ये भी बहुत जरूरी था कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आप देखिए, याद करिए 1860, आज 2023 चल रहा है जनाब,
1860 में जब अंग्रेज इस देश में शासन करते थे, उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए और उस कानून में अपने हिसाब से उन्होंने दंड रखे हुए थे। आज 2023 में एविडेंस की अगर बात करें तो आप याद करिए, आपको अगर साक्ष्य चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए, तो आज कोर्ट कहती है साहब जो वीडियो है उसको हम नहीं मानते, जो कैमरे की फोटो खींची हुई है मोबाइल से उसको कोर्ट नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो कहते हैं साहब जो साक्ष्य का नियम है वो नियम पता है क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या कहता है? वो कहता है कि दो गवाह चाहिए जिन्होंने घटना देखी हो, और फोटो पता कौन सी चाहिए? फोटो वो चाहिए जो कभी आपके दादाजी के जमाने में कैमरे से खींचा गया फोटो और पेपर पर प्रिंट। आपने पुराने जमाने के फोटो देखे हैं ना, डिजिटल कैमरे नहीं थे, वो रील डलती थी, रील से डला हुआ, फिर उस रील का नेगेटिव भी कोर्ट में चाहिए। अब आप कल्पना कर रहे हैं कि जहां आज देखिए डिजिटल कैमरे चल रहे हैं, वहां कोर्ट में आज भी वो रील वाला कैमरा उसका नेगेटिव चाहिए, यानी फोटो भी चाहिए प्रिंट हुआ, और जज साहब उसका नेगेटिव भी ऐसे लाइट की तरफ करके देखेंगे कि ये जो फोटो है मिलान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एविडेंस, यानी उस दादा आजम के जमाने का कैमरा चाहिए और उससे कोई फोटो खींचे। आप याद करिए, आपको ध्यान में आएगा जब कभी कहीं हत्या हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो पुलिस वाले एक कैमरामैन को अपने साथ ले जाते हैं, आज भी फ्लैश वाला कैमरा, उसके अंदर वो रील वाला ही होता है, क्योंकि पुलिस मजबूर है कि डिजिटल जो एविडेंस है वह वीडियोग्राफी है उसको कोर्ट नहीं मानता। और कोर्ट क्यों नहीं मानता? तो कोर्ट कहता है भाई हम तो कानून बनाते नहीं, कानून बनाने का काम सरकार का है, हम तो केवल उसके आधार पर यह तय करते हैं कि व्यक्ति दोषी है कि नहीं। सोचो, आप सोचो, 1872 का एविडेंस एक्ट बना हुआ, ये कांग्रेस ने खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद इनके मन में लगता होगा कि अपराधी कहीं ना कहीं हमसे अटैच रहेगा, छुड़वाना ना पड़ जाए, इनको काम करना ही नहीं है। और इसलिए आज जो एक्ट किया है इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा। आप मोबाइल से किसी का फोटो बना लें, वीडियो बना लें, सीसीटीवी फुटेज हो, ये सब एविडेंस के तौर पर माने जाएंगे। तो एक बड़ा काम हो गया है। और इसी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई एक्स पोस्ट पर, फेसबुक पर कहीं कोई ऐसी बातें करता है जो देश विरोधी हैं, तो राष्ट्रद्रोह का केस भी उस पर दर्ज हो सकता है इसी एविडेंस एक्ट के तहत। और इसीलिए जो वामपंथी लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, उनके अंदर तो खलबली मच गई, क्योंकि अभी तक ये कोई भी वीडियो शूट करते थे, मोदी को गाली दे दो, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दो, राष्ट्रपति को गाली दे दो, उपराष्ट्रपति को गाली दे दो और बाद में मुकर जाओ। अभी हाल ही में राहुल गांधी और टीएमसी के लोग जिस तरह से वीडियोग्राफी कर रहे थे, अब अभी अगर ये पुराना कानून होता 1872 वाला, तो इनको सजा नहीं हो सकती थी अगर कोई एफआईआर कर भी दे। लेकिन अब जो कानून बना है, अब इसमें एफआईआर दर्ज भी होगी और नए कानून के तहत होगी, तो निश्चित जानिए कि उपराष्ट्रपति को अपमानित करने के जुर्म में ये जेल भी जा सकते हैं, जितने लोग ये नाटक नौटंकी संसद के परिसर में कर रहे थे। इसी से पूरे विपक्ष में खलबली मची है कि भैया मोदी जी ने ये क्या कर दिया, हम तो सस्पेंड हो गए, बहुता इनकी थी। और इतना ही नहीं, जो नया कानून बनाया गया उसमें आपको बता दें, आईपीसी जो कि भारतीय दंड संहिता बताई जाती थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। 150 साल पुराना कानून जो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, खत्म कर दिया गया। इंडियन पेनल कोड 1860 इसको बदल दिया गया है और सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसका नाम होगा। इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसा मैंने बताया, इसको जो है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और इसी को आपको बता दूं कि मॉब लिंचिंग पर फांसी का कानून बनाया है। आतंकवाद की व्याख्या आज तक हमारे कानून में नहीं थी और इसीलिए बहुत सारे आतंकवादी छूट जाते थे। अभी हाल ही में आप महाराष्ट्र की एक घटना सुन रहे हैं जिसमें आईएसआई ने अपना एक हेडक्वार्टर घोषित कर दिया, एक गांव को राजधानी घोषित कर दिया भारत की। वो क्योंकि जो बम ब्लास्ट का दोषी था वो पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, इसलिए वो 10, 15, 2-4 साल की सजा काट के बाहर आ जाते हैं। तो वो भी 7 साल की सजा काट के बाहर आ गया, फिर से आतंकवादी गतिविधि करने लगा। और ये सब देखते हुए सरकार ने इस पर कानून बना दिया है। वहीं एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण कदम मोदी सरकार ने उठाया है, लव जिहाद पर कानून बनाकर। कानून में यह प्रावधान कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की से विवाह करता है
तो ये दोष माना जाएगा और लड़की यदि नाबालिग है तो इस मामले में फांसी भी दी जाएगी, दंड भी रखा है। इसी से पूरे देश के अंदर खलबली मची है। विपक्ष सोच रहा था कि संसद नहीं चलने देंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे तो हम सरकार को घेर सकेंगे, लेकिन यह विपक्ष के ही ऊपर उल्टा पासा पड़ गया है और मोदी सरकार बल्ले बल्ले हो रही है। पूरे देश के अंदर चर्चा है कि मोदी ने ये तो तुरुप का इक्का खेल दिया और ये इनको धोबी पछाड़ है। सारा विपक्ष बौखलाया हुआ है कि करें तो करें क्या, अब ये फंसते नजर आ रहे हैं। अब ये कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले भी और जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ऐसे देश विरोधी ताकत भी अब कोई वीडियो शूट करेंगे तो राष्ट्रद्रोह के केस में उनको आजीवन कारावास हो सकता है। ये जो कानून बने हैं वाकई में इससे सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर है तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग में और वामपंथी मीडिया में, बिकाऊ मीडिया के अंदर। मैं सुबह से सुन रहा हूं एक्स पर स्पेस बन रहे हैं और वो कह रहे हैं साहब अब तो हम ये जो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, राजनीतिक चैनल है, इस पे तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि अगर कुछ बोला तो वो तो देश विरोधी सिद्ध कर दिया जाएगा। रवीश कुमार अब क्या करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि अब मैं यूट्यूब चैनल तो चला ही नहीं सकता क्योंकि सरकार के विरोध के और झूठ बोलने के अलावा वो तो कुछ करते ही नहीं है। तो उस तरह से जो ये वामपंथी मीडिया वाले लोग भी हैं, इनके अंदर भी खलबली मची हुई है कि आखिर करें तो करें क्या। लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं और जो सनातनी हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है कि कम से कम आज 150 साल बाद ही सही मोदी ने जो नए कानून बनाए हैं, बदलते भारत के हिसाब से एक आधुनिक भारत में सारी गुलामी की निशानियां जब मिटाई जा रही हैं तो गुलामी की निशानी हुए ये कानून, इनको भी क्यों रखा जाए। आपकी क्या राय है? क्या आप इस बात से खुश हैं कि मोदी सरकार ने जो ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है? और भी कोई आप सुझाव देना चाहते हैं सरकार को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।